से। कैलोरीमेट्री तो हम तुमको यही बता रहे थे, दो चीज के बारे में ध्यान रखना, एक तो हीट के बारे में और दूसरा क्या चीज के बारे में, टेम्परेचर के बारे में। तो व्हाट इज हीट एंड व्हाट इज टेम्परेचर, तो तुम लोग ये पहले भी पढ़ चुके हो, तो उसी से तुमको अभी हम बता देंगे कि कैलोरीमेट्री का मतलब क्या होता है। अभी हम तुमसे अगर पूछे कि बताओ कि अगर हमको टेम्परेचर को नापना है तो हम लोग कौन से डिवाइस का यूज करते हैं, थर्मोमीटर। तो हीट को भी मेजर किया जाता है, वो डिवाइस कौन होता है, कैलोरीमीटर। ठीक है, कैलोरीमीटर, उसी से वर्ड आया कैलोरीमेट्री। तो यहाँ पे हम लोग चैप्टर एक्चुअली पढ़ने वाले क्या है, हीट के बारे में ही पढ़ने वाले। क्या चीज के बारे में पढ़ने वाले, हीट के बारे में। तो तुम लोग स्पेसिफिक हीट पढ़ा है, लैटेंट हीट पढ़ा है, वही चीज पढ़ेंगे। बस नया चीज में क्या आया है इस बार, आया है वो है न्यूमेरिकल्स। क्या आया है नया चीज में, न्यूमेरिकल्स। बाद बाकी जितना चीज है वो सब तुम लोग जानते हो, और बहुत हार्ड नहीं है एकदम भी, बहुत इजी सा चीज है। बहुत सारा रीजनिंग का क्वेश्चन आएगा जो तुमको जानना है, ठीक है। बहुत सारा प्रॉपर्टी बताने वाले, तीन प्रॉपर्टी जो है, एक है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, एक है तुम्हारा लैटेंट हीट कैपेसिटी, लैटेंट हीट, और तीसरा चीज क्या है, थर्मल हीट कैपेसिटी। क्या चीज बताएंगे, तो ये तीन टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं कि हीट होता क्या है, ठीक है। बहुत बच्चा हीट और टेम्परेचर में कंफ्यूज कर जाता है, तुम लोग को कंफ्यूज नहीं करना है। तो स्टार्ट करते हैं हीट और टेम्परेचर के बारे में बताना, तुम लोग को ध्यान से सुनते जाना। We know that each substance is made up of molecule। ठीक है, हम लोग कितने बार ये पढ़ चुके हैं, मैटर वाला चैप्टर पढ़ते पहला लाइन यही रहता है, हर एक सब्सटेंस क्या चीज का बना हुआ है बताओ मेरे को, तुम लोग भी जानते हो, मॉलिक्यूल्स का बना हुआ है। The molecules is a substance that are in a state of random motion, on each molecule exert a force of attraction on the other molecules। तो ये सब पढ़े हैं भैया क्लास 7th 8th में हम लोग, कि हर ऑब्जेक्ट जो है, चाहे वो सॉलिड हो, ये लीजिए सॉलिड पकड़िए, ये लीजिए लिक्विड पकड़िए, और ये लीजिए गैस पकड़िए। तो यहाँ पे हम तुमको तीन सब्सटेंस बना के दिए, ठीक है। तीनों में अंतर क्या है, सॉलिड में टाइटली पैक्ड है, लिक्विड में दूर दूर है भैया, गैस में और दूर दूर है। इससे हम लोग क्या समझते हैं, दो चीज, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। तो ऑब्वियस सा बात है, यहाँ पे हम लोग सब जन जानते हैं ये चीज कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में क्या रिलेशन आता, बता। इंटरमॉलिक्यूलर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। वेरी गुड। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस और अट्रैक्शन में क्या रिलेशन आ जाता है बता, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना कि भैया अगर हम अट्रैक्शन बढ़ाएंगे, ठीक है, तो स्पेस क्या होगा, घट जाएगा। ठीक है, एक बढ़ेगा तो दूसरा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखना है तुम लोग को, इसमें यही बात बता रहा है और कुछ भी नहीं है। ठीक है भैया, दूसरा चीज इसमें क्या बोलता है बताइए, फिर लिखता है यहाँ पे 10 मॉलिक्यूल्स पोजेस काइनेटिक एनर्जी। भैया अगर दे आर इन रैंडम मोशन, ठीक है, दे आर कंटिन्यूअस रैंडम मोशन, इसका मतलब क्या हुआ भैया, हमेशा मोशन में रहता है। एंड हम लोग पढ़े वर्क एनर्जी में भी कि अगर कोई बॉडी में वर्च्यू ऑफ, ड्यू टू वर्च्यू ऑफ इट्स वेलोसिटी अगर एनर्जी है, तो कौन सा एनर्जी रहता है उसमें, काइनेटिक एनर्जी। ड्यू टू वर्च्यू ऑफ इट्स कॉन्फ़िगरेशन रहता है तो क्या रहता है, पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे हम लोग अभी बात कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी का। क्या चीज का बात कर रहे हैं, क्यों भैया, क्योंकि मॉलिक्यूल्स आर इन कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ मोशन। तो ये आ गया, अगर वो मोशन में है तो तुम लोग ये सब बच्चा ध्यान रखना। लिखता है 10 मॉलिक्यूल पोजेस काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू देयर रैंडम मोशन एंड पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स। तो सबसे पहला चीज तुम लोग ये मार्क कर लो, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आया है। ठीक है, तुम लोग ये मार्क कर लो, हम पूछेंगे तुम लोग से ऐसे ही करके कि बताओ यहाँ पे एनर्जी कन्वर्जन। ठीक है, क्या पूछेंगे, एनर्जी कन्वर्जन। तो यहाँ पे तुमको बताना पड़ेगा, जब हम स्टेट चेंज करते हैं, ठीक है, जब हम कोई चीज को गर्म कर रहे हैं, कोई चीज को गर्म कर रहे हैं, तो बताओ वहां पे कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, गर्म करते हैं तो भैया काइनेटिक एनर्जी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। उसका क्या इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि भैया गर्म कर रहे हैं तो आप एनर्जी दे रहे, एनर्जी दे रहे तो मॉलिक्यूलर मोशन क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो इससे एक रिलेशन निकलता है, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है। तो ये चीज तुम लोग सब बच्चा ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी एवरेज बुलाएंगे, क्योंकि भैया मॉलिक्यूल एक है कि बहुत सारा है, बहुत सारा है, तो सब का हम लोग निकाल लेते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो उसी को हम लोग क्या बुलाते हैं बता, काइनेटिक एनर्जी एवरेज बुलाते हैं। उसी को हम लोग क्या बुलाते हैं, काइनेटिक एनर्जी एवरेज। तो तुम लोग भी ये चीज को ध्यान रखना। 10 मॉलिक्यूल पोजेस काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू देयर रैंडम मोशन। ठीक है, तो रैंडम मोशन के कारण कौन सा एनर्जी है, काइनेटिक, और उनके बीच में सुन ले अट्रैक्टिव फोर्स है। कौन सा फोर्स है,
जिसके कारण से उसमें कौन सा एनर्जी लग रहा है बता, पोटेंशियल एनर्जी। कौन सा एनर्जी लग रहा है, पोटेंशियल। ये ध्यान रखना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट, बाद में आने वाला एक इंपॉर्टेंट टॉपिक इस पे रिलेटेड। तो तुम लोग ये चीज बस अभी ध्यान रखना कि इसमें क्या बताए, ये मोशन में तो कौन सा एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, और इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है वो कौन सा एनर्जी के कारण है, पोटेंशियल एनर्जी। बस ये दो बात पहले तो ध्यान रख। लिखता है यहाँ पे एनर्जी ऑफ द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक, फिर अंडरलाइन कर, द सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इट्स इंटरनल एनर्जी। हम लोग पहले भी पढ़े हैं ये चीज, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल के सम को क्या बुलाते हैं, बहुत बढ़िया, मैकेनिकल एनर्जी। वेरी गुड, पढ़ा है तुम लोग। तो यहाँ पे भी वही चीज बता रहा है कि इनके जो सम होते हैं, ठीक है, ऑफ मॉलिक्यूल्स, उसको हम लोग क्या बुला रहे हैं, इंटरनल एनर्जी बुला रहे हैं। इसको क्या बुला रहे हैं, इंटरनल। द टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड थर्मल एनर्जी, और इसी को हम लोग क्या बुला रहे हैं, थर्मल एनर्जी या हीट एनर्जी। थर्म मींस हीट हुआ, ठीक है, तो यही है हीट। यही क्या है, सम ऑफ क्या चीज का बताया, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो भूलना नहीं है तुम लोग को, ध्यान रखना। A hot body has more internal energy, ये बात सबको पता है कि हॉट बॉडी में एनर्जी क्या है, ज्यादा, और कोल्ड बॉडी में एनर्जी क्या है, कम है। ऑब्वियस सा बात है। व्हेन ए हॉट बॉडी इज केप्ट, अब तुमसे हम पूछ रहे हैं चाय का ग्लास, ठीक है, ठंडा पानी का ग्लास अगर हम रख देते हैं सामने, कौन गर्म होगा कौन ठंडा होगा, ठीक है भैया, आपके सामने यहाँ पे एक कप पड़ा हुआ है, ठीक है, कॉफी का, और यहाँ पे ग्लास पड़ा हुआ है कोको कोला का, ठीक है, तो हमको यहाँ पे बताओ, ये जो है ऑब्वियस सा बात है हॉट बॉडी है, और ये जो है ये क्या है, कोल्ड बॉडी है। तो हॉट बॉडी हमेशा गर्म होगा कि ठंडा होगा, ठंडा। तो एक चीज, हाँ, हॉट बॉडी हमेशा क्या करेगा, हीट लूज करेगा, हीट क्या करेगा, और तुम्हारा कोल्ड बॉडी हमेशा हीट क्या करेगा, गेन करेगा। तो अगर आपस में कांटेक्ट में रख दिया जाए, पास पास रख दिया जाए भैया, हीट लॉस्ट बाय हॉट बॉडी इक्वल्स टू हीट गेन बाय, ये है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, ठीक है। हीट लॉस बाय हॉट बॉडी इज इक्वल्स टू हीट गेन बाय क्या हो जाता है, कोल्ड बॉडी। आएगा आगे, अभी तुम लोग टेंशन मत लीजिए, अभी हम बस बता दिए तुम लोग को। तो ये चीज तुम लोग भी ऑब्जर्व किया डेली टू डेली लाइफ में, क्या कि गर्म ऑब्जेक्ट हमेशा ठंडा होता है, ठीक है, और ठंडा ऑब्जेक्ट हमेशा गर्म होता है। तो हीट लॉस्ट बाय हॉट बॉडी इज ऑलवेज बी इक्वल्स टू हीट गेन बाय, अकॉर्डिंग टू किसके से भी आ रहा है ये, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तभी ना टोटल एनर्जी कंजर्व हो पाएगा। भैया 5 रुपया तेरे पास 0 रुपया ही है, 5 रुपया दिए थे फिर 5 रुपया ले लिए, ठीक है। तो यहाँ भी क्या है, हमको टोटल एनर्जी को कंजर्व करने के लिए अगर कोई हीट लॉस कर रहा है तो कोई क्या होना चाहिए, गेन भी करना वाला होना चाहिए। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना, हीट लॉस्ट बाय हॉट, और हीट लूज कौन करेगा हमेशा, हॉट बॉडी, और हीट गेन कौन करेगा हमेशा, कोल्ड बॉडी। अब एक क्वेश्चन अराइज करता है, ध्यान देना तुम लोग, यहाँ पे दो बॉडी रख देते, एक है 120 पे, एक है 150 पे, कौन हॉट बॉडी है, 150। हाँ ठीक है। तो कंसीडर करना दोनों ही हॉट है, दोनों ही हॉट है, मान लेते हैं 120 150 बहुत ज्यादा टेम्परेचर है भैया, लेकिन कंपेयर करें तो यहाँ पे देखा जाएगा कि ये हॉट बॉडी और ये क्या हो गया, कंपैरेटिवली कोल्ड बॉडी हो गया। तो ये बात भी ध्यान रखना, क्या यहाँ हीट फ्लो करेगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिटरमाइंस द फ्लो ऑफ हीट। तो उसके लिए आता है कौन, टेम्परेचर। कौन आता है उसके लिए, टेम्परेचर डिटरमाइंस द फ्लो ऑफ हीट, ठीक है। डेफिनेशन नहीं है, ये समझाने वाला बात हुआ। जैसे अभी कुछ दिन पहले हम लोग पढ़े थे क्या, पोटेंशियल डिफरेंस, कौन डिटरमाइन करता है फ्लो ऑफ करंट, पोटेंशियल डिफरेंस। और करंट कहां से कहां फ्लो करता है, तो उसी तरह हीट कहां से कहां फ्लो करेगा, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। तो समझ में आ गया। टेम्परेचर का डिफाइन बता, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी, तो सब जानता है ये चीज। तो ये चीज ध्यान रखना, टेम्परेचर क्या बताता है साहब, कि कहां से कहां हीट फ्लो करेगा। लेकिन टेम्परेचर का डेफिनेशन क्या है, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। कोई बॉडी कितना गर्म है या कितना ठंडा है वो कौन बता रहा है, टेम्परेचर। लेकिन किसी बॉडी का टोटल एनर्जी क्या है वो कौन बताएगा, किसी बॉडी का टोटल इंटरनल एनर्जी क्या है वो कौन, क्या होता है, हीट होता है, वो क्या होता है, थर्मल एनर्जी कहलाता है, ठीक है। अब दूसरा डिफरेंस देखो दोनों के बीच में, तुम लोग एक बात बताना, ध्यान से देखो यहाँ पे, क्या हीट का फ्लो शेप और साइज से मैटर करता होगा, नहीं, खाली किससे लेना देना उसको, टेम्परेचर से। भैया देखिए यहाँ पे एक ट्रायंगुलर ऐसे डब्बा है 150 डिग्री सेल्सियस का, बड़का सा एक सर्कल है जिसका हीट है 50 डिग्री सेल्सियस। तो बता हीट कहां से कहां फ्लो करने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हाई टू लो, पक्का हो गया ये चीज।
तो यहाँ पे भैया ये देखिए हीट कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, हाई टेम्परेचर टू, कब तक फ्लो करेगा भैया, जब तक इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाए, जब तक थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाए। वेरी गुड, ठीक है। तो तुम लोग ये पहला चैप्टर से भी रिलेट करो, इक्विलिब्रियम क्या होता है जरा सा बताओ। वो इक्विलिब्रियम वो बता, वो तो तुम मोमेंट का बताने लग गया। इक्विलिब्रियम वो स्टेट है, ठीक है, जहां पे सम ऑफ ऑल द फोर्सेस मस्ट बी क्या होना चाहिए, जीरो। हम तुमसे पूछ रहे सब बच्चा से, जिसको आता है वो हाथ उठा के जवाब देना। व्हाट आर द कंडीशन फॉर अ बॉडी टू बी इन इक्विलिब्रियम, ये क्वेश्चन तुम्हारे बुक का है और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, तुमको आंसर करना है। बोलो, व्हाट आर द कंडीशन फॉर अ बॉडी टू बी इन इक्विलिब्रियम। चलो ठीक है, एक तो तुम लोग बताया द सम ऑफ ऑल द फोर्सेस मस्ट बी जीरो। किसी भी बॉडी पे फोर्स लग रहा है, अगर सबका जीरो आ गया तो क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम। और कोई बच्चा बताना चाहेगा, एक और पॉइंट था, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल मोमेंट्स का था एक तो, और क्या पॉइंट था, तुम लोग निकालो पहला चैप्टर इक्विलिब्रियम वाला, वहां पे देख लो कंडीशन फॉर अ बॉडी टू बी इन इक्विलिब्रियम दिया हुआ है। ये सब ध्यान रखा करो तुम लोग, ठीक है, बहुत जरूरी है ये सब चीज, और एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन सब में है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन सब में, तो वही चीज है। तो यहाँ पे भी हम इक्विलिब्रियम का बात कर रहे हैं, जब तक भैया ये बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाएगा तब तक हीट फ्लो करते रहेगा। जैसे हीट इक्विलिब्रियम में आ गया वो क्या हो जाएगा, हीट फ्लो करना। अब यहाँ से क्वेश्चन और अराइज करता है, जो बच्चा लोग कंफ्यूज रहता है, हमको बताना, देखना तुम लोग भी गलती करेगा। एक बॉडी है 100 डिग्री पे सेल्सियस, एक बॉडी है 50 डिग्री सेल्सियस पे। अब बताओ हॉट बॉडी कोल्ड बॉडी में तो कोई दिक्कत नहीं होगा भैया, ये हॉट बॉडी हो गया, ये कोल्ड बॉडी हो गया। तो बताओ मेरे को, एक आएगा यहाँ पे एक टेम्परेचर, जहां पे जिसको हम फाइनल टेम्परेचर बुलाते हैं, दोनों को मिला दिए, दोनों को क्या किए, अभी ठंडा पानी गर्म पानी मिला के हम लोग नहाते हैं, ठीक है, तो क्या 100 डिग्री रहता है पानी का टेम्परेचर, क्या 50 डिग्री रहता है, निवाया पानी जो बोलते हैं, तो एक बीच में टेम्परेचर आ जाता है ल्यूक वार्म वाटर, ठीक है। तो वो जो टेम्परेचर आया उस टेम्परेचर को क्या बुलाते हैं, फाइनल टेम्परेचर। क्या बुलाते हैं, इसका फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, 75 डिग्री सेल्सियस, है कि नहीं। हाँ, तो यही चीज गलत है, जो बोले थे तुम लोग गलत करोगे। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वो 75 ही होगा, लेकिन हाँ वो कुछ भी हो सकता है, बट इट मस्ट बी इन बिटवीन 100 to 50, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, फाइनल टेम्परेचर जो ये अचीव करेगा, इट विल बी इन बिटवीन हाई टेम्परेचर एंड लो टेम्परेचर, ठीक है। बिटवीन तो एकदम नहीं बोल रहे, ठीक है, वो हो सकता है भैया 99 भी हो, वो हो सकता है 51 भी हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा 75 हो। 75 भी हो सकता है, लेकिन यही नहीं बोल रहे कि इन बिटवीन होगा, ये तो कभी नहीं बोल रहे। 75 ही होगा ये तो बोल ही नहीं रहे, लेकिन हाँ जो फाइनल टेम्परेचर लाई करेगा वो T1 जो है, ठीक है, और T2 के बीच में लाई करेगा। T1 क्या हो गया, हॉट बॉडी का टेम्परेचर, और T2 किसका हो गया, कोल्ड बॉडी। तो द फाइनल टेम्परेचर विल ऑलवेज लाइज इन बिटवीन हॉट बॉडी एंड कोल्ड बॉडी। तो ये चीज ध्यान रखना तुम लोग, ठीक है। इस पे बाद में हम लोग डेरिवेशन करने वाले हैं, जो तुम्हारा न्यूमेरिकल्स आएगा। अभी बस हम तुमको इतना सा ही बात बता रहे, क्योंकि हम लोग हीट और टेम्परेचर के बीच में डिफरेंस कर रहे हैं, हीट और टेम्परेचर के बीच में, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, सुनो, बताओ मेरे को, एक बॉडी है 100 जूल पे। दूसरा चीज यूनिट का तो भैया बात ही नहीं की अभी तक, हम लोग का हीट का और टेम्परेचर का यूनिट बताइए, तो तुम लोग ही बताओ व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ हीट। हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, एंड वी नो दैट एनर्जी का जो यूनिट होगा वो क्या होगा, जूल होगा। तो भैया हीट, हाँ, तो हीट एनर्जी जो आ गया वो क्या आ गया, जूल आ गया। भैया टेम्परेचर क्या होता है बता, केल्विन। वेरी गुड, केल्विन, एकदम सही बताया। अब इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन उठ के आने वाला है वो क्या है, ठीक है, केल्विन है। हम तुम लोग को बताया नहीं बताया बुक में, हम तुमको एक बार रिवाइज करा देते हैं आज, क्या चीज के बारे में, केल्विन का, सेल्सियस का और फ़ारेनहाइट के बीच में डिफरेंस बताने वाले हैं, ठीक है। तुम लोग जरूर से देखना, ठीक है, हम बोर्ड पे बताएंगे इस चीज को, एक बार खाली। चल देख यहाँ पे हम तुमको क्या बताने वाले हैं कि 3 स्केल जो होता है, ठीक है, आज हम तुमको डिराइव भी बताएंगे कि कैसे आता है फॉर्मूलाज, ठीक है, वो चीज भी ध्यान रखना है। हम तुमको 3 स्केल के बारे में बता रहे हैं। सबसे पहला स्केल क्या पढ़ते हैं हम लोग, सेल्सियस स्केल। दूसरा क्या पढ़ते हैं, फ़ारेनहाइट, ठीक है, और तीसरा क्या होता है, केल्विन, ठीक है। तीनों साइंटिस्ट के नाम पे, ठीक है, तुम लोग को भी पता है। यहाँ पे इसमें 3 चीज पढ़ना है, लोअर फिक्स्ड पॉइंट और अपर फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है। इसका कितना होता है, सेल्सियस का लोअर फिक्स्ड पॉइंट जो होता है कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस,
और इसका 100। इसका कितना होता है फ़ारेनहाइट का, कितना 32, 270, इसका क्या होता है 212, पक्का। इसका कितना होता है 273 और इसका क्या होता है, चलो ये चीज याद रखना है तुम लोगों को भी, ठीक है, बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। सबसे खास बात क्या है वो देखते जाना, 0 100 माइनस 0 100, इसके बीच में कितना डिवीजन आया भैया, 212 माइनस 32 180 डिवीजन, ठीक है, और 370 माइनस 273 100 डिवीजन। एक खास बात दिख रहा है कि 100 डिवीजन इसमें भी है, 100 डिवीजन इसमें भी है। एक क्वेश्चन आता है गिव रीजनिंग का कि केल्विन के जगह हम लोग सेल्सियस लिख सकते हैं, व्हाई, ठीक है, व्हाई वी कैन राइट केल्विन इन प्लेस ऑफ सेल्सियस। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल तुम्हारा मोल है। मोल में सारा टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट किया जाता है, व्हाई, क्योंकि केल्विन में जितना स्केल है सब पॉजिटिव में, सब क्या चीज में, वो उसका आंसर हुआ। why the temperature are converted into Kelvin, तो उसका आंसर होता है ड्यू टू एज ऑफ कैलकुलेशन। सारा आंसर जो आएगा पॉजिटिव आएगा, ठीक है, इसलिए हम लोग सारा टेम्परेचर को किसमें कन्वर्ट करते हैं, केल्विन में। वो केमिस्ट्री में जो मोल में हम लोग करते हैं ना सारा को केल्विन में कन्वर्ट, क्योंकि कैलकुलेशन में इजी आ जाए। केल्विन में अगर हम नीचे जाएंगे, ठीक है, जो कि 273 है, एक ऐसा भी तो टेम्परेचर होता होगा भैया जो 0 केल्विन के बराबर है, जो कि कितने के बराबर होता है, माइनस, तुमको याद है, ठीक है, आज हम तुमको डिराइव भी करके दिखाएंगे। 0 केल्विन माइनस 273, क्या इतना टेम्परेचर जाना पॉसिबल है, ठीक है। हम अभी तक कोई डिवाइस ही नहीं बनाया, वर्ल्ड का भी जो सबसे कोल्डेस्ट प्लेस है तुम लोग को बताए थे वर्ल्ड वो -52 तक गया है, इतना नीचे तक कोई नहीं गया है, ठीक है, कोई डिवाइस हम इतना टेम्परेचर नहीं कर सकते। तो ये एक हाइपोथेटिकल है कि एक ऐसा टेम्परेचर होता होगा जहां पे सारा मॉलिक्यूलर एक्टिविटी रुक गया है, सारा मॉलिक्यूलर एक्टिविटी सीधे, जैसे मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं ना यहाँ पे, ठीक है, मॉलिक्यूल्स भैया आर इन कंटिन्यूअस रैंडम मोशन, बट 0 केल्विन में मॉलिक्यूल्स का मोशन भी क्या हो गया है, ये एक हाइपोथेटिकल टेम्परेचर, हाइपोथेटिकल मतलब माना गया है, वो टेम्परेचर क्या है 0 केल्विन, ठीक है। और 0 केल्विन को समझने के लिए हम बता रहे -273 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री पे तो भैया बर्फ जमता है, वर्ल्ड का सबसे लोएस्ट टेम्परेचर -52 बता रहे, तो सोच -273 कितना ज्यादा होता होगा, है कि नहीं, ठीक है, चलिए ये भी हो गया। अब हम तुमको जो दिखाने वाले क्या कि केल्विन की जगह हम सेल्सियस लिख सकते, अगर ये क्वेश्चन आता है तो तुमको लिखना है बिकॉज 1 डिग्री राइज ऑन केल्विन स्केल इज इक्विवेलेंट टू 1 डिग्री राइज ऑन सेल्सियस स्केल। भैया अगर इसमें 1 डिग्री बढ़ेगा तो इसमें भी कितना बढ़ेगा, क्योंकि इसमें भी 100 डिवीजन है, इसमें भी 100 डिवीजन है, सीधा सा बात है। ये क्वेश्चन आता है और अभी बुक में भी हम मार्क करवाएंगे तुमको, तो उसका आंसर हम पहले ही बता दिए तेरे को, 1 डिग्री राइज ऑन केल्विन इज इक्विवेलेंट टू 1 डिग्री राइज ऑन, इसीलिए केल्विन की जगह सेल्सियस लिख सकते हैं, हो गया। अब यहाँ पे देखो फॉर्मूला हम डिराइव करके तुमको दिखा रहे हैं, सब अच्छा ध्यान से सुनना कैसे फॉर्मूला आता है। यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देख, C माइनस लोअर फिक्स पॉइंट डिवाइडेड बाई अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट इज इक्वल्स टू, ये क्या है फ़ारेनहाइट है, माइनस लोअर फिक्स पॉइंट डिवाइडेड बाई अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट, इसका भी क्या है केल्विन माइनस लोअर फिक्स पॉइंट डिवाइडेड बाय अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट, सबका लोअर फिक्स पॉइंट अपर फिक्स पॉइंट लिख दिए। C जो है ये सारा तुम्हारा स्केल्स है, C का वैल्यू यहाँ रहने दिए, लोअर फिक्स पॉइंट क्या है इसका 0 डिवाइडेड बाय कर दे, यहीं पे कैलकुलेट कर दे, अपर फिक्स पॉइंट 100 माइनस 0 कितना आ गया 100, ठीक है। इधर बता F माइनस लोअर फिक्स पॉइंट कितना है, लोअर फिक्स पॉइंट और अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट 180 कर चुके हैं हम लोग, और इधर बता कितना आ जाएगा K माइनस 273 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 100, पक्का। हमको किसके बीच में रिलेशन चाहिए, तुम लोग केल्विन और सेल्सियस का पहले करते हैं, किसका करते हैं, या भैया देखिए हमको चाहिए सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का, चलिए यही करते हैं। तो हम लोग इसी पे फोकस्ड रहेंगे और हमको किसी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो C माइनस 0 C भैया यहाँ पे देखिए 1 0 उड़ गया, ठीक है भैया 10 और 9 2 के टेबल में 5 बार में, 2 के टेबल में 9, तो देखो फॉर्मूला आ गया C/5 इज इक्वल्स टू F माइनस 32/9, यही ना फॉर्मूला यूज करता है तुम लोग, ठीक है। तो C/5 इज इक्वल्स टू F माइनस 32/9 हो गया।
केल्विन का सबको याद है, केल्विन का और सेल्सियस का बीच में रिलेशन निकालना है। तो इस बार इसको उठाते हैं। तो भैया अगर इस दोनों को उठाते तो क्या था, C/100 इज इक्वल्स टू K माइनस 273/100। तो देखिए भैया 100 तो ऐसे ही चला गया, 100 ऐसे ही चला गया, तो ये माइनस उठ के इधर आ जाएगा, तो K इज इक्वल्स टू क्या आ गया, तुम लोग यही लिखता था कि नहीं फॉर्मूला में, ठीक है। अब बता भैया 0 डिग्री सेल्सियस कितने केल्विन के बराबर आ रहा है, देख आ रहा है ना सही एकदम। तो देख ले यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस कितने केल्विन के बराबर आ रहा है, 273 केल्विन के बराबर आ रहा है। कितने के बराबर आ रहा है, तो यही चीज बताना था मेरे को, ये चीज ध्यान रखना तुम लोग, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, एक ऐसा टेम्परेचर बता जिसमें सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर है, क्या करेगा, कुछ नहीं भैया एकदम, ये क्लास 7th 8th का क्वेश्चन है, तुम लोग भूल गया है। एक ऐसा टेम्परेचर बता जिसमें सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर है। ऐसा होता भी है क्या भाई, यहाँ होता है। हम यहाँ पे फॉर्मूला निकाले, ये फॉर्मूला आया C/5 इज इक्वल्स टू F माइनस 32/9। तब बच्चा इस फॉर्मूला को इधर हम उठा के रख देते, C/5 इज इक्वल्स टू F माइनस 32/9। भैया आप बोले कि C और F एक टेम्परेचर पे बराबर है, लेट द टेम्परेचर बी x। भैया x/5 इज इक्वल्स टू x माइनस 32/9 इंटू 5 इंटू एक्स माइनस, कोई दिक्कत भैया, ये इधर आ जाएगा 4x इज इक्वल्स टू माइनस 160, x इज इक्वल्स टू माइनस 40। तो माइनस 40 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू माइनस 40 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये चीज ध्यान रखना, इस टेम्परेचर पे दोनों बराबर होता है, इस टेम्परेचर पे दोनों क्या होता है, बराबर। तो तुमको ये चीज ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है तुम लोग को, ठीक है। तो 1 मार्क्स का भी अगर क्वेश्चन आ रहा है तो तुमको इतना दिखाना पड़ता, लेकिन अगर तुमको याद रहता तो फटाक से बता देता। तो ऐसा टेम्परेचर जिसपे दोनों बराबर है वो कौन सा टेम्परेचर है, -40। कितना है, माइनस। अगर डिराइव करने देगा तो ये ऐसे करके कर लेना, डिराइव नहीं एक्चुअली न्यूमेरिकल है क्वेश्चन है, ठीक है। तो तुम लोग फॉर्मूला पता होना चाहिए तुम लोग को, तो फॉर्मूला हम डिराइव भी करके दे दिए तुमको, कैसे रिलेशन आया तुम लोग को हम बता भी दिए। तो इतना तुम लोग ध्यान रखना। अब हम लोग वापिस से चलते हैं बुक में। ठीक है, तो तुम लोग को यही चीज बताए। अब हम लोग बात कर रहे थे क्या चीज का भैया, केल्विन और टेम्परेचर, टेम्परेचर का यूनिट का, तो केल्विन भी लिख सकते हैं और उसकी जगह सेल्सियस। तो यूनिट तो केल्विन ही रहेगा, लेकिन केल्विन की जगह हम लोग क्या चीज का यूज कर सकते हैं, सेल्सियस का भी यूज कर सकते हैं। तो यही चीज बता रहे थे, ठीक है। अब इसके बाद देख फिर क्या लिखता है, यहाँ पे लिखता है यूनिट्स ऑफ हीट लाइक अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी द एसआई यूनिट ऑफ हीट इज जूल। क्या बता रहा है यहाँ पे, जूल। अच्छा यहाँ पे एक चीज छूट गया, खाली बताते थे, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच फ्लोज फ्रॉम अ हॉट बॉडी टू अ कोल्ड बॉडी व्हेन दे आर केप्ट इन कांटेक्ट। तो तुम लोगों को ऑलरेडी बता चुके ये बात। तो लाइक ऑल द अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हीट इज आल्सो मेजरेबल क्वांटिटी। तो हीट को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो द मेजरमेंट ऑफ बॉडी हीट इज बाय कैलोरीमेट्री। आ गया ना यहाँ पे। तो हीट को क्या चीज से मेजर किया जाता है, कैलोरी, और टेम्परेचर को थर्मोमीटर, टेम्परेचर को थर्मोमीटर। वेरी गुड भैया, टेम्परेचर का ऐसा यूनिट और हीट का ऐसा यूनिट जूल, वही लिखेगा। लाइक अदर फॉर्म्स ऑफ ऐसा यूनिट ऑफ हीट इज जूल। अब आता है कि कैलोरी को डिफाइन कर रहा है, किसको डिफाइन कर रहा है, याद करो ये इंपॉर्टेंट है, आया हुआ एग्जाम में भी। 1 कैलोरी इज द क्वांटिटी। अब कैलोरी क्या है भैया, ठीक है। तो कैलोरी भी जैसे जूल यूनिट है, तो कैलोरी भी एक यूनिट है, ओल्ड यूनिट है हीट को मेजर करने का। 1 कैलोरी इज द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर। हम कभी नहीं बोलते बच्चा लोग को रटने, समझो क्या बोला कि यहाँ पे 1 ग्राम पानी ले ले, क्या ले ले, ये 1 ग्राम पानी का कितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे, 1 डिग्री। तो क्या देना पड़ेगा, हीट, क्या देना पड़ेगा, हीट दोगे। तो वो जो हीट दिए 1 ग्राम पानी को 1 डिग्री बढ़ाने के लिए, वही है 1 कैलोरी। वही क्या है, 1 कैलोरी। समझ में आ गया तुम लोग को। तो ये चीज ध्यान रखना, 1 कैलोरी, याद करो मेरे साथी, 1 कैलोरी इज द क्वांटिटी ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री। हमको दिमाग में उल्टा याद, मतलब पहले याद रखना है टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर को कितना बढ़ाना है, 1। तो तुम क्या देगी, हीट देगी। तो कितना हीट देगी, 1 कैलोरी हीट देंगे भैया। कितना हीट देंगे, 1 कैलोरी। बस हो गया, डेफिनेशन खत्म, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, पानी कितना लिए हैं, 1 ग्राम, कितना टेम्परेचर बढ़ाएं, 1 डिग्री।
तो इसको कितना हीट दिए, 1 कैलोरी, ठीक है, तो खत्म हो गया। दूसरे पॉइंट पे चलते हैं, क्या लिखता है, इन दी अबव डेफिनेशन। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज करता है, ठीक है, ध्यान सुनना। इन दी अबव डेफिनेशन इट हैज बीन assumed that the heat energy required to raise the temperature of 1 gram of water through 1 degree Celsius at each initial temperature is same। अब यहाँ पे एक बात बताता है कि इस डेफिनेशन को और अप्रोप्रिएट मतलब सही कर सकते हो कैसे। 1 डिग्री सेल्सियस जो है वो क्या लेने बोलता है, सुन, उसको लेने बोलता है 14.5 से लेके 15.5, ठीक है। अब बताते हैं इसका कारण क्या है। पानी जो है वो क्या शो करता है, एनामोलस एक्सपेंशन शो करता है। पानी क्या शो करता है भैया, पहले तो यही भूल गए हम लोग, एनामोलस क्या होता है बताइए हम लोग को, तो चल देख क्या होता है एनामोलस। पानी जो है अनयूजुअल बिहेवियर शो करता है। ये अनयूजुअल बिहेवियर क्या है भैया, एनामोलस का मतलब ही हुआ अनयूजुअल, ठीक है। एनामोलस का मतलब ही क्या हुआ, अनयूजुअल। जैसे क्या कि अगर हम तेरे को बोले यहाँ पे कि कोई भी चीज को गर्म करेंगे तो तुम क्या सोचेगा, उसका वॉल्यूम बढ़ेगा कि घटेगा। कोई चीज को भी ठंडा करेंगे तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, घटेगा, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और जब गर्म करेंगे तो वो एक्सपेंड करेगा। बट पानी जनरली ऐसा होता है, बट पानी जो है 4 से 0 डिग्री के बीच में उल्टा बिहेवियर शो करता है। जब 4 से 0 जा रहे हैं तो बता टेम्परेचर क्या हो रहा है, घट रहा है, लेकिन इसका वॉल्यूम देखते हैं कि क्या होने लग जाता है, बढ़ने लगता है। तो यही है एनामोलस एक्सपेंशन। यही क्या है, पानी का जो डेंसिटी मैक्सिमम होता है वो कितने डिग्री पे होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पे। कितने पे होता है, तो हम लोग देखे, साइंटिस्ट लोग देखा कि 14.5 से लेके 15.5 कोई वेरिएशन नहीं आता है, इसीलिए वो लोग वो टेम्परेचर लिया। समझ में आया, 0 से 4 डिग्री के बीच में। इसलिए मतलब ये जो 1 डिग्री का कंसेप्ट जो लाया कि 1 डिग्री हम लोग हर टेम्परेचर पे क्यों नहीं ले पा रहे, ये इसलिए लाया क्योंकि पानी जो है वो क्या शो करता है, एनामोलस बिहेवियर शो करता है। क्या शो करता है, तो देख ये सब छोटा छोटा बात जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो 1 डिग्री सेल्सियस ले रहा है वो कितना ले रहा है बता, 14.5 से लेके कितना ले रहा है, 15। लिखता है यहाँ पे, सुन, however this is not true due to non uniform thermal expansion of water। तुमको पता है that is anomalous expansion of water। Hence the precise definition of calorie which is also called 15 degree calorie। अब देखो एक और नाम आ गया इसका, 15 डिग्री कैलोरी। तो तुम लोग जो 1 कैलोरी डेफिनेशन है उसका नाम क्या कर दिया, 15 डिग्री कैलोरी। लिख ले वहीं पे, जो डब्बा बना हुआ है वहीं पे बस ऐसे करके लिख ले 15 डिग्री कैलोरी। तो अगर हम तुमको कंफ्यूज कर जाएगा बच्चा लोग, तो बस उसमें अंतर क्या आने वाला है, डेफिनेशन ये लिखना है तुम लोग को। देख लो डेफिनेशन ये है, क्या है, 1 कैलोरी ऑफ हीट इज दी, ठीक है, मतलब 15 कैलोरी का ही डेफिनेशन है। 1 कैलोरी इज द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ, फिर से 1 ग्राम ऑफ वाटर। बट 1 डिग्री की जगह कितना लिया है ये लोग बता, 14.5 से 15, क्योंकि इस टेम्परेचर पे पानी यूनिफॉर्म क्या करता है, एक्सपेंशन करता है, ठीक है ना। और सारा टेम्परेचर क्यों नहीं लिया, क्योंकि भैया पानी 4 से 0 के बीच में क्या शो करता है, एनामोलस बिहेवियर, एनामोलस एक्सपेंशन, एनामोलस एक्सपेंशन, ठीक है। बस इतना सा ध्यान रखना। 1 कैलोरी कितने जूल के बराबर होता है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, 4.182 जूल। हम तुम लोग को पहला चैप्टर में बताए थे, तुम लोग ये सब कन्वर्जन याद करो। एक के बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, बताओ 1 kWh कितने जूल के बराबर होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल के बराबर होता है, 1 HP कितने वॉट के बराबर होता है। ये बोर्ड एग्जाम का डायरेक्ट क्वेश्चन है, 1-1 मार्क्स का, ठीक है। ये 1-1 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है, तो सबका वैल्यू याद रखना है। बता मेरे को 1 kWh कितने जूल के बराबर होता है, 3.6 इंटू 10 पे पावर 6 जूल। भूल गया ना तुम लोग सब, ठीक है। तो ये सब याद करो तुम लोग, ये पहला एक्सरसाइज में दिया हुआ है और डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, वर्क पावर एनर्जी का है, ठीक है। चलिए उसी तरह 1 कैलोरी कितने जूल के बराबर होता है भैया, 4.186 दिया है ना, ठीक है, 4.2 जूल कन्वर्ट कर सकता है, राउंड ऑफ कर दिया और कुछ नहीं। किलो कैलोरी तो चलिए भैया सब कोई बड़ा बात नहीं है। अब किलो कैलोरी को डिफाइन करो भैया, 1 ग्राम की जगह कितना पानी ले लेंगे, 1 किलोग्राम ले लेंगे, ठीक है। तो 1 किलोग्राम ले लो या 1000 ग्राम ले लो, जो तेरे को अच्छा लगे। और टेम्परेचर अभी भी 14.5 से लेके क्या ले रहा है, 15.5। समझ में आ गया ना तुम लोग को, ठीक है। अगर हम तुमसे पूछे कि बताओ वाई 14.2 15.5 लिया जा रहा है, ठीक है, तो तुमको सीधे लिखना है क्योंकि इस टेम्परेचर पे पानी क्या नहीं शो करता है, एनामोलस एक्सपेंशन शो नहीं करता है। समझ में आ गया, वेरी गुड। कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर तो तुमको समझा दिए, वही चीज बताएंगे भी वापिस से, ठीक है। चलो टेम्परेचर के बारे में भी सुन लो।
ऑन कीपिंग ए हॉट बॉडी विद अ कोल्ड बॉडी हीट फ्लोज फ्रॉम ए हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। तो बार बार वही बताने से अच्छा हम तुमको सीधे से पॉइंट पे ले जाते जहां पे इंपॉर्टेंट बताया हुआ है कि हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू, ये डिटरमाइन करने वाला कौन होता है, टेम्परेचर। ठीक है, कौन बताता है ये, टेम्परेचर। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, टेम्परेचर इज अ पैरामीटर विच टेल्स द थर्मल स्टेट ऑफ अ बॉडी। हम तुमको बताए थे ना ऐसे ही करके, पोटेंशियल डिफरेंस क्या बताता है, इलेक्ट्रिकल स्टेट ऑफ अ बॉडी। पोटेंशियल क्या बताता है, ये क्या बताता है, थर्मल स्टेट ऑफ अ बॉडी। ये क्या बताता है, that is the degree of hotness or coldness of a body. It determines the direction of flow of heat। आ गया ना यहाँ पे, कब, जब वो आपस में कांटेक्ट में रखा जाएगा भैया। ठीक है ना, तो we know that heat always flows from high temperature to low temperature। कब तक भैया, ठीक है, जब तक थर्मल इक्विलिब्रियम में ना आ जाए। तो ये आप लोग भी जानते हो। ठीक है, तो यही बात बताया है और कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे देखो फिर क्या बताता है, experimentally we find that quantity of thermal energy contained on a body does not depend only on its temperature। ये सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम थर्मल एनर्जी का बात कर रहे हैं। फिर से अभी हम तुमको एक एक करके पॉइंट बताएंगे, सब बच्चा ध्यान से सुनना क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक यही हम लोग का। हम तुमको अभी यहाँ पे बताने वाले हैं कि हीट जो होता है, थर्मल एनर्जी जो होता है, वो क्या क्या चीज पे डिपेंड करता है। बहुत इजी सा चीज है, बस तुम ही लोग मेरे को बता देगा और समझ भी जाएगा। हमको बस बताना, हम लोग लेते हैं, ठीक है, हम लोग लेते हैं एक बीकर। ठीक है, 2 बीकर ले लिया अभी, एक में लेते हैं 50 किलो पानी, एक में लेते हैं 100 किलो पानी, M1 M2 मास। दोनों को गर्म कर देते हैं, दोनों को क्या कर देते हैं, गर्म कर देते हैं। तो बता मेरे को जरा सा, हीट एनर्जी जो लगेगा Q1 और Q2 दोनों का, किसमें ज्यादा हीट लगेगा, 100 kg Q2। दिमाग, Q2 एकदम साफ साफ यहाँ दिमाग लग रहा होगा तुम लोग का कि भैया यहाँ पे आप देखो कि इसमें हीट एनर्जी ज्यादा इसलिए लग रहा है क्योंकि उसका मास, तो गर्म करने में समय ज्यादा लगेगा। तो इससे रिलेशन निकालते हैं, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। जितना ज्यादा मास लेंगे भैया उतना ज्यादा हीट देना पड़ेगा, उतना ज्यादा क्या देना पड़ेगा, हीट देना पड़ेगा। तो तुम लोग ये चीज ध्यान रखना भैया, हम जितना ज्यादा मास देंगे हमको उतना ज्यादा क्या देना पड़ेगा, हीट देना पड़ जाएगा। तो तुम लोग ये चीज ध्यान रखना। दूसरा चीज अब हम क्या बता रहे, देख लेना, वीडियो ऑफ कर ले। अब दूसरा चीज जो बताने जा रहे हैं वो है उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, क्या बताने जा रहे हैं, देखो ये क्या होता है भैया, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है वो पहले बताइए। ये किसी भी बॉडी का क्या है, नेचर है। कोई जल्दी, जैसे तुम्हारा नेचर है, कोई जल्दी समझता है, कोई लेट से समझता है। तो यहाँ पे भी कोई ज्यादा हीट गेन करेगा और कोई कम गेन करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम तुमको 2 सब्सटेंस देते हैं। ठीक है, एक पानी दे देते हैं और एक मरकरी दे देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज देखना, 50 केजी का पानी ले रहे हैं, 50 केजी पानी ले रहे और 50 केजी मरकरी ले रहे, कोई दिक्कत है किसी को। ठीक है, ये भी भैया 10 डिग्री सेल्सियस पे है, ये भी भैया 10 डिग्री सेल्सियस पे है। दोनों को हीट कर देते, दोनों को क्या कर देते, हीट। अब यहाँ पे हम एक बात और बताते कि इसका C1 और C2 स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। C1 C2 क्या है, ठीक है, C1 इज ग्रेटर देन C2, C1 इज ग्रेटर देन, पानी का सबसे ज्यादा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी रहता है। अभी हम तुमको ये बता ही नहीं रहे तुरंत कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, वो भी आएगा। अभी बस इतना सा जान लो कि पानी का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, ज्यादा। तो पानी का अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भैया ज्यादा है तो इसको हीट हमको ज्यादा देना पड़ेगा। तो ऑब्वियस सा बात है यहाँ पे, तो यहाँ पे Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। तो यहाँ पे C के भी क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अभी हम तुमको ये बता रहे कि हीट एनर्जी जो है वो सिर्फ टेम्परेचर में नहीं और भी फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, मास पे भी करता है, स्पेसिफिक हीट पे भी डिपेंड करता है, मतलब नेचर ऑफ द बॉडी पे डिपेंड करता है। और अब तीसरा चीज क्या आने वाला है, चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी, चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी। तुम लोग से एक क्वेश्चन है, बताना, मोहित बताएगा। यहाँ पे हम ले लेते क्या, 2 बाल्टी वापिस से ले लिए, एक में 50 किलो पानी, दोनों में 50 किलो पानी, और दोनों में इस बार पानी है, दोनों में इस बार, एक में है 10 डिग्री, दूसरे में भी 10 डिग्री। एक को हीट कर रहे हैं हम ताकि वो पहुंच जाए 50 डिग्री तक,
और दूसरे को हीट करते करते ले गए 80 डिग्री तक। मोहित पहले तो बता डेल्टा टी दोनों का सेम है कि अलग अलग है? अलग अलग है। पहले वाले का कितना है भैया? डेल्टा टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर, T2 माइनस T1, 50 माइनस 10 कितना हो गया? 40। भैया इसको कितना टेम्परेचर तक हीट करते रहे? 40 डिग्री तक। कितने डिग्री तक? और इसमें देखो 80 में 10 घटाए कितना आ गया? 70। इसको किसको तुम ज्यादा हीट दिया? ए की बी? बी। तो भैया Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाने आएगा? डेल्टा टी। तो भैया आप देखिए इसको ज्यादा हीट कर रहे हैं, ठीक है, करना पड़ रहा है क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर भी क्या है? ज्यादा। तो ऑब्वियस सा बात है, क्या आ गया? डेल्टा टी आ गया। क्या आ गया? डेल्टा। भैया सबको अभी तक जितना चीज पढ़ाया, क्या क्या पढ़ाए हम तुमको? अभी हम तुमको पढ़ाए Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। सबको सम कर दिए तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू MC डेल्टा टी। तो ये आ गया तेरा पहला फॉर्मूला इस चैप्टर का। क्या निकल गया? Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लाएंगे K ले आते तो क्या आ जाएगा? ये MC डेल्टा टी। वो K हम इक्वल्स टू 1 मान के ये लिखे। ये फॉर्मूला पहला आया, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू MC डेल्टा टी। अब हमको किसी भी बॉडी का अगर निकालना क्या है कि बताओ वो कितना हीट गेन करेगा या लूज करेगा, तो किस फॉर्मूला से निकालेंगे? MC डेल्टा टी से। M यहाँ पे क्या हो जाएगा? बॉडी का मास। C उस बॉडी का क्या हो जाएगा? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। वेरी गुड। और T क्या हो जाएगा? चेंज इन टेम्परेचर। वेरी गुड बानी। यहाँ पे हमको एक बात बताओ, तुम लोग से ही पूछ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, सुनना ध्यान से। एक बार पूछा था डिफाइन और पूछा था किसका डिफाइन है, क्योंकि रिसेंट ईयर्स में आया हुआ है। तो ये क्या था क्वेश्चन? और दूसरा क्वेश्चन ये था, राइट दी SI यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हम कभी तुमको बताए नहीं है किसी का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, याद करो। ये देखो इसमें से हम तुमको किसको बोले हैं स्पेसिफिक कैपेसिटी? सी को। सी सब्जेक्ट बनाओ, सी को क्या बनाओ? सब्जेक्ट। तो बताओ C इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? Q बाई M डेल्टा टी। Q मतलब हीट एनर्जी, तो ऐसा यूनिट जूल। वेरी गुड। मास का ऐसा यूनिट, टेम्परेचर का ऐसा यूनिट, तो आ गया यूनिट जूल पर केजी पर केल्विन। जूल पर केजी पर केल्विन। भैया इसको कैसे लिखते हैं? देखो यहाँ पे इसको लिखते हैं जूल, केजी इनवर्स और केल्विन इनवर्स। आ गया। अब यहाँ पे वो क्वेश्चन आता है जहां पे हम तुमको बताए थे केल्विन की जगह क्या लिख सकती है तुम लोग? सेल्सियस। तो कहीं कहीं पे तुम लोग देखोगे जूल, केजी इनवर्स और सेल्सियस इनवर्स भी लिखा हुआ, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना तुम लोग। तो यहाँ पे ही क्वेश्चन है, केजी केल्विन की जगह सेल्सियस क्यों लिख दिए? क्योंकि 1 डिग्री राइज ऑन केल्विन स्केल इज इक्वल टू 1 डिग्री राइज ऑन सेल्सियस स्केल, इसीलिए अपन केल्विन की जगह सेल्सियस भी यूज। मतलब ये कहना चाहते हैं कि अगर तेरे क्वेश्चन में सेल्सियस दे रखा है तो क्या तेरे को जरूरत है केल्विन में कन्वर्ट करने का? नहीं। यही है, ठीक है। नहीं तो क्या करना पड़ता हम लोग को? हर सेल्सियस को किस में कन्वर्ट करना पड़ता? केल्विन में कन्वर्ट करता। तो अगर तुम सेल्सियस बना के वैल्यू सॉल्व करते हो तो तेरा यूनिट क्या आएगा? जूल पर केजी पर केल्विन की जूल पर केजी सेल्सियस, सेल्सियस आएगा, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखना। यही चीज कैसे नहीं हुआ? हम तुमको डायरेक्ट टेम्परेचर का थोड़ी मांग रहे हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये न्यूमेरिकल के लिए बताए तुम लोग को। तो तुमको क्वेश्चन आया था बोर्ड एग्जाम में, वो बताओ कि कौन सा फिजिकल क्वांटिटी का ऐसा यूनिट होता है जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। तो क्या लिख के आता है आंसर बच्चा लोग? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का। किसका हो जाता? स्पेसिफिक। तो समझ में आ गया तुम लोग को? तो रटने का तो है ही, ठीक है, लेकिन समझ जाओ कि कैसे आया है। कभी भूल जाओ तो देखो ऐसे करके निकाल लेना तुरंत में। तो तुम लोग ध्यान रखना, C इज इक्वल्स टू क्या आया भैया? Q डिवाइडेड बाई M डेल्टा टी। Q का ऐसा यूनिट आप बोल रखे हो जूल है, M का केजी होता है, वी नो दैट, एंड M डेल्टा टी क्या हो जाता है? केल्विन। तो पहले केल्विन ही लिखे थे, लेकिन फिर बोले कि तुम अगर कैलकुलेशन में दे दे कि टेम्परेचर मेरा 100 डिग्री सेल्सियस है, क्या उसको सेल्सियस में से केल्विन में चेंज करने का काम है? नहीं है भैया, क्योंकि बोल रहे हैं बार बार कि केल्विन और सेल्सियस में 1 डिग्री राइज जो है वो क्या है? इक्विवेलेंट है। वो क्या है? इक्विवेलेंट है। समझ में आ गया तुम लोग को? तो ये ध्यान रखना, हम लोग को केल्विन में कन्वर्ट करने का कोई दरकार नहीं है, हम लोग सेल्सियस में ही अपना आंसर निकालेंगे, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। चलो दूसरे क्वेश्चन पे चल, मतलब टॉपिक पे चलते हैं। तो देख यहाँ पे, तो इतना सारा चीज जो तुम लोग अभी बताएं वो इसी से रिलेटेड था। तुम लोग देख सकता है यूनिट ऑफ टेम्परेचर तुम लोग सबको पता है क्या होता है, बता? केल्विन। द अदर मोस्ट कॉमन यूनिट क्या है? डिग्री सेल्सियस। तो ये बात ध्यान रखना।
अब लिखता है यहाँ पे, ये तो फॉर्मूला तुम लोग को बता ही दिए। अब यहाँ देखता, जीरो ऑफ द केल्विन स्केल इज कॉल्ड एब्सोल्यूट जीरो, तो ये बता ही चुके हैं। अंडरलाइन करना, एट विच द मॉलिक्यूलर मोशन सीजेस, यहाँ पे भैया मान लिए कि मॉलिक्यूलर मोशन जो होता है क्या हो जाता है, सीज कर जाता है। मॉलिक्यूलर मोशन क्या कर जाता है, सीज हो जाता है। मतलब अभी तक ये पढ़ रहे थे कि मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इन कंटिन्यूअस मोशन, है ना, बट 0 केल्विन पे क्या माना गया है, एक हाइपोथेटिकल टेम्परेचर है, मान लिए कि यहाँ पे टेम्परेचर मॉलिक्यूल का एक्टिविटी रुक जाएगा भैया, वो मूव ऑन नहीं कर पाएगा। कब, 0 केल्विन पे पहुंचने पे। मतलब 0 केल्विन यहाँ पे लिख भी ले तो 0 केल्विन कितना सेल्सियस के बराबर, -273, ठीक है, भूलना नहीं है। फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्वांटिटी ऑफ हीट एब्जॉर्ब टू इंक्रीज, तो हम बता ही दिए तुम लोग को, देखो यही चीज अभी बता रहे थे, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। फिर क्या बताए, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिफिक हीट, और Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बताए, डेल्टा T, ठीक है, तो यही चीज बताए। इसके बाद आता है डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर, तो तुम लोग को ये भी चीज बता चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है, तो ध्यान रखना। लेकिन इसमें एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो हम तुमको समझाना चाहते हैं, जो जहां तुम फंसोगे। पहला, दूसरा, तीसरा पॉइंट भी बता दिए, लेकिन हम तीसरा बताते, चौथा भी बता चुके हैं। तीसरा पॉइंट पे एक बार तुम लोग ध्यान देना और उसको टिक भी करो, क्या इंपॉर्टेंट है ये। एक एक पॉइंट एक क्वेश्चन बन सकता है। द अमाउंट ऑफ हीट कंटेन इन ए बॉडी डिपेंड्स ऑन, क्या क्या चीज पे डिपेंड करता है, अभी बताए, मास पे, टेम्परेचर पे और सब्सटेंस ऑफ बॉडी पे, ठीक है। और द टेम्परेचर ऑफ बॉडी डिपेंड्स ऑन एवरेज काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे लिखो काइनेटिक एनर्जी एवरेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये लिख ले, यहाँ पे लिख ले। फिर देख, चौथा पॉइंट तुम लोग को पता ही है, कैलोरीमेट्री से, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री से मेजर किया जा रहा है, उधर थर्मोमीटर से मेजर किया जा रहा है। फिफ्थ पॉइंट में बोलता है द बॉडी हैविंग सेम क्वांटिटी ऑफ हीट मे डिफर इन देयर टेम्परेचर। अब ये बहुत अच्छा पॉइंट है, द बॉडी हैविंग सेम क्वांटिटी ऑफ हीट मे डिफर इन देयर टेम्परेचर। बोलता है क्या, सुन सब अच्छा, ये बहुत अच्छा पॉइंट बता रहा है। यहाँ पे बोलता है द बॉडी, एक बॉडी है इसमें 50 जूल है, ठीक है, और यहाँ पे दूसरा बॉडी इसमें भी 50 जूल है, लेकिन ये 100 डिग्री पे है और ये है 200 डिग्री पे, ठीक है। तो ये पॉइंट में बोलना चाहता है कि एक ऐसा पॉसिबल है कि दो बॉडी है जिसका सेम क्वांटिटी ऑफ हीट है, बट क्या चीज में डिफर कर रहा है, टेम्परेचर में। क्या चीज में डिफर कर रहा है, टेम्परेचर पे। समझ में आ गया ये चीज, ठीक है। टू बॉडीज एट सेम टेम्परेचर में डिफर इन क्वांटिटीज ऑफ हीट कंटेन इन देम, तो यही वाला पॉइंट हो गया ना भैया। देखिए इन दोनों का टेम्परेचर अलग है, लेकिन हीट क्या है, सेम है। हीट क्या है, सेम। 6 पॉइंट पे चलते हैं। When two bodies are placed in, सबको पता है। देख यहाँ पे एक और चीज सुन ले, when two bodies are kept in contact the total amount of heat is equal to the sum of individual body। मतलब सुनो सब बच्चा, एक बॉडी है A, इसमें है 150 जूल, एक बॉडी है B जिसमें हीट है 150 जूल, टोटल हीट एनर्जी कितना हुआ, 300 जूल हुआ। कितना हुआ, समझा, ये पॉइंट ध्यान रखना, बहुत अच्छा पॉइंट बताया है। एक बॉडी है जिसमें है 50 डिग्री सेल्सियस, एक बॉडी है जिसमें 100 डिग्री सेल्सियस। अब बताओ व्हाट इज द फाइनल टेम्परेचर, क्या भैया 150 होगा, एकदम नहीं होगा, ठीक है। ये बिटवीन क्या होगा, वेरी गुड, अब सही बोल रहे हैं भैया, इट विल लाई इन बिटवीन 100 एंड 50, ठीक है। तो इसको 50 और 100 के बीच में रखना है, तो यहाँ पे ये पॉइंट लिख पा रहा है, ठीक है, बता रहा है। तो तुम लोग ध्यान रखना कि दो बॉडी अलग अलग, यहाँ पे क्या बता रहा है कि दो बॉडी का अलग अलग क्या है, यहाँ पे हीट है, लेकिन टोटल अमाउंट ऑफ हीट निकाले तो क्या हो गया, सम हो गया, उसका एल्जेब्रिक सम हो जाता है, उसका एल्जेब्रिक क्या हो जाता है। बट यहाँ पे टेम्परेचर के लिए ऐसा नहीं करते, यहाँ पे भी हमको क्या करना पड़ेगा, उसको इक्विलिब्रियम पे लाके, मतलब इक्विलिब्रियम में नहीं, मतलब उसको फाइनल टेम्परेचर निकालना पड़ेगा, उसका फाइनल टेम्परेचर, क्योंकि हीट हमेशा गर्म बॉडी लूज करेगा और ठंडा बॉडी गेन करेगा, तो भूलना नहीं है इसको, ठीक है। एक टॉपिक और बता देते खाली, थर्मल हीट कैपेसिटी। इसमें क्या करना है भैया, इसमें तुमको डिफाइन और डेरिवेशन, दो चीज, डिफाइन और, ये ध्यान रखना तुम लोग, ठीक है। क्या लिखता है, थर्मल हीट कैपेसिटी क्या है भैया, लिखता है पहले डिफाइन याद कर लेते हैं हम लोग पहले। द हीट कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज इट्स टेम्परेचर। यहाँ पे हम लोग बॉडी का इंटायर मास लेते हैं, बॉडी का क्या लेते हैं, वहां पे हम लोग क्या बात करते थे, यूनिट मास बात करते थे, वहां पे यूनिट मास का बात करते थे, और यहाँ पे हम लोग क्या कर दिए हैं, इंटायर मास ऑफ दी बॉडी ले लिए। समझ में आ गया, बस इतना से डिफरेंस है। तो यहाँ पे देखो क्या हो गया, इसका फॉर्मूला सुनो पहले भैया, इसको रिप्रेजेंट क्या चीज से करते,
सी डैश से क्या चीज रिप्रेजेंट करते हैं, तो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी भैया क्यू हो गया और डिवाइडेड बाय क्या बोला, डेल्टा टी। तो चलो देखो यहाँ से भी हम कुछ निकाल के तुमको दिखाएंगे। यहाँ पे सी डैश इज इक्वल्स टू क्या बताया, बता जल्दी से। पहले इसको रिप्रेजेंट क्या चीज से करते भैया, सी इज इक्वल्स टू क्यू बाई डेल्टा टी। अब बता क्यू का फॉर्मूला तुम लोग क्या पढ़ा था, mc डेल्टा बाई डेल्टा टी। भैया डेल्टा टी कट गया, सी डैश इज इक्वल्स टू क्या आ गया, mc। यहाँ पे सी डैश क्या है, थर्मल हीट कैपेसिटी बोलेंगे, क्या बुलाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये सी क्या है, स्पेसिफिक। क्यों स्पेसिफिक, क्योंकि भी हम लोग यूनिट मास का निकालते हैं, क्या चीज का निकालते हैं, तो यही अंतर है दोनों में। तो देखो पहले तुम यहाँ डिराइव निकाल दिए, अगर हम तुमसे पूछेंगे व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड थर्मल हीट कैपेसिटी, तो क्या लिख के आएगा भैया, सी डैश इज इक्वल्स टू mc। कौन बच्चा इसका यूनिट बताएगा मेरे को, निकालेंगे भैया, ठीक है। अभी भैया निकाल लेंगे, इसका यूनिट निकालना है ना, चलिए निकालते हैं। सी डैश इज इक्वल्स टू mc निकाले, रुको सब बच्चा बात मत करो। m का यूनिट क्या पढ़ा था भैया, m का यूनिट पढ़े थे kg, c का क्या निकाले थे, जूल पर kg पर डिग्री सेल्सियस या केल्विन, पहले केल्विन का करते हैं, ठीक है। तो भैया देखिए kg गया, जूल पर क्या आ गया, अरे गधा सा पहला वाला ही फॉर्मूला लगा देते ना, सी डैश इज इक्वल्स टू क्या बताया था, क्यू बाई डेल्टा टी। क्यू का ऐसा यूनिट जूल और इसका क्या हो गया, केल्विन आ गया, दोनों तरीके से, ठीक है। तो केल्विन की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेल्सियस भी लिख सकते हैं, केल्विन की जगह क्या लिख सकते हैं, सेल्सियस भी लिख सकते हैं। तो फिर बार बार वही चीज बता रहे हैं, तो ये इसका ही ऐसा यूनिट हो गया, समझ में आ गया सबको। अब देखिए इसके बाद क्या है, हम अटेंडेंस लेंगे, भागना मत सब। इसके बाद देखो फिर क्या बता रहे हैं, ये हो गया द यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी। तो तुम लोग देखो क्या आया, अंडरलाइन करो अपने अपने बुक में, द एसआई यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी इज जूल पर केल्विन, ठीक है। क्या आ गया, इट इज ऑल्सो रिटन एज जूल पर डिग्री सेल्सियस। अब समझ में आता है ना क्यों बार बार लिख रहे हैं यहाँ पे केल्विन, तो बहुत जगह आएगा, तो तुमको हर जगह का एक ही आंसर है कि 1 डिग्री राइज ऑन केल्विन इज इक्वल्स टू 1 डिग्री राइज ऑन सेल्सियस, ठीक है ना। तो दोनों स्केल में भैया डिवीजन सेम है, इस कारण से आप केल्विन की जगह सेल्सियस लिख सकते हो, ठीक है। चलो ठीक है, चलो इतना ही रहने देते हम लोग।